हेलो माय डियर स्टूडेंट, माई सेल्फ सुमन चौधरी, आई एम योर बायोलॉजी मेंटर और आपको वेलकम करता हूं आपके चैनल बायोलॉजी एम्पावरमेंट में। और आज के क्लास में हम बात करेंगे आपके क्लास 12th बायोलॉजी चैप्टर 3 जो कि ह्यूमन रिप्रोडक्शन है। और आज जो है लेक्चर जो कि 4th है। अगर लेक्चर 4th स्टार्ट करने से पहले फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको ये सजेशन दूंगा कि अगर आप लेक्चर 1st, लेक्चर 2nd और लेक्चर 3rd नहीं अटेंड किए हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको लेक्चर फर्स्ट को समझने के लिए आपको ये तीनों लेक्चर को अटेंड करना अति आवश्यक जरूरी है। आज के क्लास में हम पढ़ेंगे क्लीवेज, जो कि ये क्लीवेज एक मेथड है। क्लीवेज इज द माइटोटिक डिवीजन ऑफ द जाइगोट। क्लीवेज एक ऐसा डिवीजन है जो कि जाइगोट में माइटोटिक डिवीजन होने की प्रक्रिया को हम क्लीवेज कहते हैं। क्या? जाइगोट में माइटोटिक डिवीजन होने की प्रक्रिया को हम क्लीवेज कहते हैं। यूनिट मूविंग थ्रू द इस्थमस ऑफ द ओविडक्ट। और जो ये यूनिट है वो मूविंग हो जाएगा, मतलब कि ये आगे की तरफ चलेगा। किसके आगे तरफ की? इस्थमस, ओविडक्ट के इस्थमस में आगे की तरफ ये बढ़ता जाएगा टुवार्ड द यूट्रस, मतलब कि यूट्रस के ओविडक्ट से यूट्रस की तरफ ये जाएगा। एंड फॉर्म्स, और ये बनाने लगेगा दो सेल, 4 सेल और 8 सेल से 16 सेल, जिसे हम डॉटर सेल्स बोलते हैं। और इस डॉटर सेल्स को हम ब्लास्टोमर्स बोलते हैं। क्या? ब्लास्टोमर बोलते हैं। यूट्रस में 2 से 4 सेल, 4 से 8 सेल और 8 सेल से मतलब कि बन जाने के बाद 8 से 16 सेल डॉटर सेल को जो बन जाता है, जिसे हम ब्लास्टोमर बोलते हैं। आई होप आपको ये क्लीवेज मेथड आपको काफी आसानी से समझ गया होगा। अगर हम आसान भाषा में अगर समझेंगे कि क्लीवेज क्या होता है, तो क्लीवेज एक ऐसा मेथड है जो कि माइटोटिक डिवीजन करके, जाइगोट जो है वो माइटोटिक डिवीजन करके इस्थमस में 2 से 4, 4 से 8 और 8 से 16 डॉटर सेल जो कि ब्लास्टोमर्स का फॉर्मेशन कर देता है। अब बात करेंगे सेकेंड लाइन पे। क्लीवेज अकर्स मोर रीडली इन द एक्टिव साइटोप्लाज्म। जो क्लीवेज है वो एक्टिव होता है साइटोप्लाज्म में। और जो क्लीवेज है, क्लीवेज इज नोन, क्लीवेज इन ह्यूमन इज इक्वल होलोब्लास्टिक। और क्लीवेज जो है वो ह्यूमन में इक्वल होलोब्लास्टिक होता है। अब बात करेंगे सेकेंड लाइन पे। क्या? सेकेंड लाइन पे मोरूला इज ए सॉलिड बॉल ऑफ 8 to 16 सेल्स विदाउट ए कैविटी। कि मोरूला जो है वो एक सॉलिड, मतलब कि ठोस बॉल है, बॉल जो कि ये 8 और 16 सेल का बना होता है। मोरूला एक सॉलिड बॉल है जो कि 8 से या 16 बॉल से बना होता है। मतलब कि ये जो मोरूला है वो 8 या 16 सेल्स के सॉलिड बॉल होता है, जिसे हम मोरूला बोलते हैं। ये जो मोरूला है वो विदाउट कैविटी का होता है, उसमें कैविटी नहीं होता है। मोरूला जो होता है, मोरूला लुक लाइक ए लिटिल मूलबेरी। मोरूला जो है ये कुछ मोलबेरी की तरह दिखता है। आई होप आपको ये मोरूला जो है वो काफी क्लियर हो गया होगा। आप बात करेंगे कि मोरूला का किस तरह से रीअरेंजमेंट होता है। मोरूला चेंज टू ब्लास्टोसिस्ट। की मोरूला जो होता है वो ब्लास्टोसिस्ट में चेंज हो जाता है ड्यू टू रीअरेंजमेंट ऑफ ब्लास्टोमर्स, क्योंकि रीअरेंजमेंट हो जाता है ब्लास्टोमर। जो कि मोरूला है वो ब्लास्टोसिस्ट में क्यों चेंज हो जाता है? क्योंकि ब्लास्टोमर का रीअरेंजमेंट हो जाता है। अगर कोई पूछे कि मोरूला जो है वो ब्लास्टोसिस्ट में क्यों चेंज होता है, क्योंकि सर मतलब कि ब्लास्टोमर जो है वो रीअरेंजमेंट होता है, इसी कारण जो है मोरूला जो है वो ब्लास्टोसिस्ट का फॉर्म कर देता है। जो आप बात करेंगे कि ब्लास्टोसिस्ट का कितना पार्ट होता है, ब्लास्टोसिस्ट का 3 पार्ट है, जो कि ये एनसीईआरटी में दिया गया है।
ब्लास्टोसिस्ट हैज 3 पार्ट, जो कि ट्रोफोब्लास्ट जो कि आउटर लेयर होता है, और इनर सेल मास जो कि इनर सेल होता है, और ये अटैच होता है ट्रोफोब्लास्ट से। क्या ये किससे अटैच होता है? ट्रोफोब्लास्ट से। और लास्ट जो है वो ब्लास्टोसील है, जो कि फ्लूइड फिल्ड कैविटी होता है, कुछ अंडे की तरह, जो कि अंडा में जो फ्लूइड उसे मतलब उबालने से पहले अगर अंडा को हम अगर फोड़ कर देखें तो उसमें फ्लूइड फील्ड होता है, उसी तरह ब्लास्टोसिल जो होता है वो फ्लूइड फील्ड की तरह होता है। अब बात करेंगे कि ट्रोफोब्लास्ट क्या होता है। The trophoblast layer then get attached to the endometrium। जो ट्रोफोब्लास्ट लेयर होता है वो अटैच हो जाता है इंडोमेट्रियम से। क्या? इंडोमेट्रियम से ट्रोफोब्लास्ट लेयर अटैच हो जाता है, और द इनर सेल मास गेट डिफरेंशिएटेड एज द एम्ब्रियो। और जो इनर सेल मास है, क्या? जो इनर सेल मास है वो डिफरेंशिएशन करके, मतलब कि वो डिफरेंशिएशन करके, डिफरेंटिएटेड करके वो एम्ब्रियो का फॉर्मेशन कर देता है। क्या? जो ट्रोफोब्लास्ट होता है, जो ट्रोफोब्लास्ट का लेयर होता है वो अटैच हो जाता है किससे? एंडोमेट्रियम से। और एंडोमेट्रियम से अटैच होने के बाद वो इनर सेल मास जो होता है वो एम्ब्रियो का फॉर्मेशन कर देता है। आई होप आपको ये ट्रोफोब्लास्ट और एम्ब्रियो की कहानी आपको समझ आ गया होगा। अब बात करते हैं कि इम्प्लांटेशन क्या होता है। क्या? आप बात करेंगे कि इम्प्लांटेशन क्या होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो कि फर्टिलाइजेशन के आफ्टर फर्टिलाइजेशन 7 to 9 डेज फर्टिलाइजेशन के बाद इम्प्लांटेशन होता है। अगर पूछे कि फर्टिलाइजेशन के कितने दिनों बाद इम्प्लांटेशन होता है, जो कि 7 से 9 दिन के बाद इम्प्लांटेशन हो जाता है फर्टिलाइजेशन के बाद। इट इज अटैचमेंट और एम्बेडिंग ऑफ डेवलपिंग ब्लास्टोसिस्ट। इट इज अटैचमेंट, ये अटैचमेंट हो जाता है, और एम्बेडिंग, और ये एम्बेडेड मतलब कि वो धंस जाता है इंडोमेट्रियम से, और ये डेवलपिंग करता है ब्लास्टोसिस्ट का विद द वॉल ऑफ यूट्रस। किससे? वो यूट्रस की वॉल से, यूट्रस की दीवार में वो धंस जाता है और वो ब्लास्टोसिस्ट का फॉर्मेशन कर देता है। और जो वाल होता है उसे हम इंडोमेट्रियम बोलते हैं, और जो यूट्रस में वाल होता है वो 3 वाल होता है, पेरीमेट्रियम, मियोमेट्रियम और इंडोमेट्रियम। लेकिन ये बात है कि अगर एम्बेडेडिंग होगा तो वो इंडोमेट्रियम लेयर से ही होगा विद द हेल्प ऑफ लाइटिक एंजाइम। और ये जो एम्बेडेडिंग होता है वह किसके मदद से होता है? किस एंजाइम के हेल्प से होता है? तो ये लाइटिक एंजाइम के हेल्प से होता है, विच रिलीज फॉर्म ट्रोफोब्लास्ट। और ये लाइटिक एंजाइम जो है वो रिलीज करता है ट्रोफोब्लास्ट, और ये एम्ब्रियो जो है वो इम्प्लांटेशन या नेडिएशन। क्या? एम्ब्रियो जो है वो इम्प्लांटेशन या नेडिएशन हो जाता है। और इम्प्लांटेशन क्यों होता है? क्योंकि उसमें नरिशमेंट उसको प्रोवाइड होगा। अब बात करेंगे कि इम्प्लांटेशन के, जो इम्प्लांटेशन होता है उस समय क्या क्या काम होता है। ड्यूरिंग इम्प्लांटेशन ब्लास्टोसिस्ट कंप्लीटली सिंक्स इन द वॉल ऑफ यूट्रस एंड इंडोमेट्रियम। इम्प्लांटेशन के दौरान जो ब्लास्टोसिस्ट होता है, क्या? जो इम्प्लांटेशन के दौरान ब्लास्टोसिस्ट जो होता है वो कंप्लीटली सिंक्स हो जाता है किससे? यूट्रस के इंडोमेट्रियम के वाल से ब्लास्टोसिस्ट एकदम धंस जाता है, मतलब उसके अंदर वो चिपक जाता है। सिंक्स मतलब हो गया कि धंस जाना। बिकम्स मोर वैस्कुलाइज, और ये वैस्कुलाइड का फॉर्म कर देता है। क्या? वैस्कुलाइड का फॉर्म मतलब कि वो उधर धस के एक होल की तरह, मतलब कि एक कुछ बेबी का एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होगा, तो कुछ आप देख सकते हैं कि कुछ इस उधर ऊंचाई हो जाता है,
किसी प्रेग्नेंट अगर आप लेडी को देखिएगा, उसका थोड़ा जो पेट होता है वो थोड़ा आगे की ओर, उसी तरह वो आगे की ओर हो जाता है। आफ्टर इम्प्लांटेशन, क्या आफ्टर इम्प्लांटेशन द इंडोमेट्रियम इज नोन एज डिसूडा। क्या इम्प्लांटेशन के बाद जो इंडोमेट्रियम है उसे हम इंडोमेट्रियम नहीं बोलेंगे। तो आप बोलिए क्यों नहीं बोलेंगे? क्यों नहीं बोलेंगे? इसलिए क्योंकि अब इम्प्लांटेशन हो गया, इम्प्लांटेशन हो गया तो वहां पे अब मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं चलेगा। क्यों मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं चलेगा? इसीलिए इम्प्लांटेशन के बाद जो इंडोमेट्रियम होता है उसे हम डिसूडा बोलते हैं, डिसूडा। आप बात करेंगे कि डिसूडा का क्या काम होता है। डिसूडा का काम होने से पहले डायग्राम की मदद से, जो कि मैंने अपने हाथों से ये डायग्राम बनाया है, जो कि उतना अच्छा नहीं है लेकिन क्या करें। ये है ब्लास्टोसिस्ट, ये ऊपर का जो भाग है, ये ऊपर का भाग, ये है ब्लास्टोसिस्ट। क्या ये है ब्लास्टोसिस्ट, सॉरी ये है ब्लास्टोसील। और ये जो ऊपर का भाग है जो कि इनर सेल मास है, और ये इधर इधर प्रेजेंट रहता है लाइटिक एंजाइम। और ये इनर सेल मास, ब्लास्टोसिल्स और लाइटिक एंजाइम जो किससे अटैच होगा? तो बाबू ये इंडोमेट्रियम के लाइन से अटैच होगा। क्या ये इंडोमेट्रियम के लाइन से अटैच होगा? और ये ट्रोफोब्लास्ट जो है, ये ट्रोफोब्लास्ट और ब्लास्टोसील और इनर सेल मास जो कि अटैच हो जाएगा किससे? इंडोमेट्रियम के लाइन से। और जो ये इनर सेल मास है जिसे हम अटैचमेंट साइट बोलते हैं, मतलब वो इनर सेल मास जो है वो इम्प्लांटेशन का एक स्थान है। और यहां ये इम्प्लांटेशन हो गया। क्या ये इम्प्लांटेशन हो गया? और ये जो कुछ दिख रहा है रेड कलर से, मैं जो इसे कलर कर रहा हूं, ये ब्लड वेसल्स है। क्या ब्लड वेसल्स है? कुछ इस तरह से वो धंस जाएगा। क्या धंस जाएगा? और इस प्रोसेस को ही हम इम्प्लांटेशन बोलते हैं। और ये ब्लड वेसल्स है। आई होप आपको ये इम्प्लांटेशन का डायग्राम काफी समझ आ गया होगा। आप बात करेंगे कि टाइप्स ऑफ डिसूडा क्या क्या होता है और इसका क्या क्या काम होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो डिसूडा होता है वो 3 तरह का होता है, जिसमें डिसूडा वैसिलिज जिसका काम होता है फॉर्मेशन ऑफ प्लेसेंटा। क्या? फॉर्मेशन ऑफ प्लेसेंटा। डिसूडा कैप्सुलरी जिसका कवरिंग काम होता है कवरिंग ऑफ एम्ब्रियो। क्या? कवरिंग ऑफ एम्ब्रियो। और ये डिसूडा जो पैरिटोलिज जो है, ये डिसूडा पैरोटोलिज, ये नॉट कॉन्टेक्ट विथ एम्ब्रियो इन लैटरल साइड, जो कि ये एम्ब्रियो से कनेक्ट नहीं रहेगा किस? लैटरल साइड से। लैटरल साइड कौन है? ये है कुछ लैटरल साइड। क्या? ये है लैटरल साइड। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। सॉरी, ये धोखा से मुझे एक और स्लाइड चले आया था। आफ्टर इम्प्लांटेशन फिंगर लाइक प्रोजेक्शन अपीयर ऑन द ट्रोफोब्लास्ट कॉल क्रोनिक विलाई। इम्प्लांटेशन के बाद जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है वो ट्रोफोब्लास्ट होता है, जिसे हम क्रोनिक विलाई बोलते हैं। क्या? क्रोनिक विलाई क्या होता है? वो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है ट्रोफोब्लास्ट का। वो कब बनता है? आफ्टर इम्प्लांटेशन के बाद जो फिंगर लाइक कुछ इस तरह का प्रोजेक्शन होता है जो कि वो ट्रोफोब्लास्ट का होता है, जिसे हम क्रोनिक विलाई बोलते हैं। और विच आर सराउंडेड बाय द यूट्रीन टिश्यू, और वो यूट्रीन टिश्यू से वो चारों ओर उसका मतलब कि वो घिरा रहता है। क्या? वो यूट्रीन टिश्यू से चारों ओर से घिरा रहता है। एंड मैटरनल ब्लड से, और वो मैटरनल ब्लड को क्या बोलते हैं? मैटरनल ब्लड से आप क्या समझते हैं? मैटरनल ब्लड का मतलब वो मदर का जो ब्लड है उससे वो घिरा रहता है। आई होप आपको ये क्रोनिक विलाई समझ आ गया होगा। आप बात करेंगे ये क्रोनिक विलाई क्या होता है। The chorionic villi and uterine tissue become
डाइगेटेड विथ ईच अदर एंड ज्वाइंटली फॉर्म ए स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट बिटवीन डेवलपिंग एम्ब्रियो फोर्टस एंड मेटरनल बॉडी कॉल्ड प्लेसेंटा। और ये जो कोरियोनिक विलाय जो है वो यूट्रीन टिश्यूज से बन के या मिल के वो बना देता है फंक्शनल यूनिट, बना देता है, क्या बना देता है? प्लेसेंटा बना देता है। आप बात करेंगे कि प्लेसेंटा का क्या काम होता है। The placenta is connected to the embryo through an umbilical cord। जो कि प्लेसेंटा होता है वो कनेक्ट होता है एम्ब्रियो से। वो किसके थ्रू? वो अम्बिकल कॉर्ड के थ्रू जो प्लेसेंटा होता है वो एम्ब्रियो से अटैच होता है, कनेक्ट होता है। क्या? जो प्लेसेंटा होता है वो एम्ब्रियो से, जो कि वो एम्ब्रियो से अटैच होता है, वो किसके हेल्प से? वो अम्बिकल कॉर्ड के हेल्प से वो प्लेसेंटा अटैच होता है। which help in the transport of substance to form the embryo। जो कि वो हेल्प करता है ट्रांसपोर्ट होने में। किस चीज का ट्रांसपोर्ट होने में? जो कि सब्सटेंस होता है जो कि एम्ब्रियो के लिए फायदेमंद, मतलब कि वो नीडेड सब्सटेंस जो कि प्लेसेंटा तक वो ट्रांसपोर्ट हो सके, यही काम होता है प्लेसेंटा का। अगर हम डायग्राम प्लेसेंटा का देखिए तो वो कुछ इस प्रकार का होता है। ये आपको डक्ट दिख रहा है, ये है अम्बिकल आर्टरी। ये जो डक्ट आपको ये नजर आ रहा है ये है अम्बिकल वेन। और ये है एम्ब्रियो। क्या? ये है एम्ब्रियो। और ये जो आपको दिख रहा है ये है अम्बिकल कॉर्ड। इसी के सहायता से एम्ब्रियो, आप डायग्राम में भी आप काफी अच्छे से दिख रहे हैं कि अम्बिकल कॉर्ड से ही प्लेसेंटा अटैच होता है। और ये मदर का सेल है। क्या? ये मदर का सेल है। और मदर सेल से प्लेसेंटा जो बेबी को, मतलब कि वो पोषण का चीज जो प्रोवाइड करता है वो डिफ्यूजन के माध्यम से ही प्रोवाइड करता है। और ये कनेक्टिव टिश्यू है। क्या? ये कनेक्टिव टिश्यू जो कि कनेक्ट करता है। और ये प्लेसेंटा है। क्या? ये प्लेसेंटा है। आई होप आपको ये प्लेसेंटा और अम्बिकल कॉर्ड का फिगर काफी अच्छा से समझ आ गया होगा। आप बात करेंगे कि प्लेसेंटा का क्या काम होता है। प्लेसेंटा का यह काम होता है कि फंक्शन ऑफ प्लेसेंटा, ये न्यूट्रेटिव टिश्यू होता है। क्या? प्लेसेंटा जो होता है वो न्यूट्रेटिव टिश्यू होता है। और प्लेसेंटा एक्ट एज एंडोक्राइन ग्लैंड। और प्लेसेंटा जो है वो एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह वर्क करता है एंड रिलीज फॉलोइंग हार्मोन। प्लेसेंटा जो है वो एंडोक्राइन ग्लैंड होता है, वो कुछ हार्मोन को रिलीज करता है जो कि वो नीचे दिया गया है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो है वो एस्ट्रोजन है। सेकेंड जो है वो प्रोजेस्टेरॉन है। क्या? सेकेंड जो है वो प्रोजेस्टेरॉन है जो कि मेंटेन करता है प्रेगनेंसी को। क्या? प्रोजेस्टेरॉन का क्या काम होता है? प्रोजेस्टेरॉन का यही काम होता है कि वो प्रेगनेंसी को मेंटेन करेगा। जो ह्यूमन कोरियोनिक जो है, ये ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन HCG लाइक LH, जो कि ये ल्यूटिलाइजिंग हार्मोन की तरह ये भी वर्क करता है। मेंटेन, ये कॉर्पस ल्यूटियम को मेंटेन करता है। क्या? ये कॉर्पस ल्यूटियम को मेंटेन करता है। कोरियोनिक कॉर्टियोट्रोपिन ये भी हार्मोन है। प्लेसेंटा, ह्यूमन प्लेसेंटा लैक्टोजन HPL हार्मोन्स और कोरियोनिक एस्मेटोमेमोट्रोपिन जो कि ये रिलैक्सिन हार्मोन का प्रोडक्शन करता है। रिलैक्सिन हार्मोन रिलीज आल्सो बाय ओवरी, जो कि रिलैक्सिन हार्मोन होता है। अगर आपसे कोई पूछे कि बताओ कि रिलैक्सिन हार्मोन जो होता है वो कहां से प्रोड्यूस होता है और वो कौन प्रोड्यूस करता है, तो आपका एक ही आंसर हो जाना चाहिए कि जो रिलैक्सिन मतलब कि हार्मोन है वो ओवरी प्रोड्यूस करता है। और ये रिलीज कब होता है? ये ओनली ये प्रेगनेंसी के दौरान ही ये रिलीज होता है। प्लेसेंटा एक्ट एज अल्ट्रा फिल्टर थ्रू which
जो कि प्लेसेंटा जो है वो अल्ट्रा फिल्टर होता है, मतलब कि कुछ यूनिक मतलब कि सामान को, मतलब जो वो न्यूट्रिटिव सब्सटेंस है उसको वो काफी अल्ट्रा फिल्टर की तरह वो फिल्टर करता है। जैसे में सोल्यूबल इन ऑर्गेनिक मटेरियल, और किसके थ्रू, बाय डिफ्यूजन, जैसे न्यूट्रिएंट्स, हार्मोन, गैसेज, जिस तरह CO2, वेस्ट मटेरियल, एंटीबॉडी अगेंस्ट डिप्थेरिया, और किस किस से एंटीबॉडी जो कि प्लेसेंटा जो मतलब कि मदद करेगा बेबी को, वो बेबी को कौन कौन से माँ के गर्भ में जो बीमारी होने की संभावना होती है, लाइक डिप्थेरिया, स्मॉल पॉक्स एंड मेसल्स etc कैन पास फ्रॉम मदर टू फेटस। ये कुछ डिजीज है जो कि मदर से फेटस में ट्रांसफर हो जाता है। और ड्यूरिंग प्रेगनेंसी लेवल ऑफ द अदर हार्मोन ऑल्सो इंक्रीज। प्रेगनेंसी के दौरान जितने भी हार्मोन होता है उसका लेवल इंक्रीज हो जाता है। प्रोलैक्टिन हार्मोन प्रोलैक्टिन हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ मिल्क। जो प्रोलैक्टिन होता है वो हेल्प करता है मिल्क के फॉर्मेशन में। और थायरोक्सिन मेंटेन हार्ट एंड डाइजेस्टिव फंक्शन। जो थायरोक्सिन होता है वो मेंटेन करता है हार्ट को, डाइजेस्टिव फंक्शन को, मेटाबॉलिज्म को एंड ब्रेन के डेवलपमेंट को, और बोन हेल्थ को एंड मसल्स कंट्रोल के। ये थायरोक्सिन जो है कुछ इस तरह से वर्क करता है शरीर में बेबी के। अब बात करेंगे कि प्लेसेंटा और अम्बिकल कॉर्ड में क्या डिफरेंस है। प्लेसेंटा जो कि होता है, प्लेसेंटा is the organ which connect to the developing fetus to the uterine wall। जो प्लेसेंटा एक ऐसा ऑर्गन है जो कि कनेक्ट होता है वो डेवलप fetus, जो कि वो जो fetus डेवलप होता रहता है, डेवलपिंग fetus, उससे कनेक्ट होता है यूट्रीन वॉल के थ्रू। और जो अम्बिकल कॉर्ड है, वो कंडक्ट मतलब कि वो कनेक्ट होता है बिटवीन डेवलपिंग एम्ब्रियो fetus एंड द प्लेसेंटा। अब मैं अगर आसानी से आपको ये समझाऊं तो कुछ इस तरह से, जो प्लेसेंटा होता है वो कनेक्ट होता है फोइटस से और यूट्रीन वाल से। वो फोइटस से कनेक्ट रहेगा और यूट्रीन वाल से कनेक्ट रहेगा। और अगर डिफरेंस में बात करेंगे कि अम्बिकल कॉर्ड में ये क्या डिफरेंस हो गया, तो अम्बिकल कॉर्ड जो है वो कनेक्ट रहेगा जो कि डेवलपिंग फोइटस या एम्ब्रियो है, वो एम्ब्रियो और प्लेसेंटा से कनेक्ट होगा। जो कि प्लेसेंटा है वो फोइटस और यूट्रीन वाल से कनेक्ट रहेगा, लेकिन जो अम्बिकल कॉर्ड है वो एम्ब्रियो और प्लेसेंटा से कनेक्ट रहेगा। allow uptake nutrients from mother blood stream, gas exchange, waste elimination and thermal regulation of fetus। ये अलाउ करता है न्यूट्रिएंट जो कि मदर के ब्लड स्ट्रीम से, और ये गैस को एक्सचेंज करता है, वेस्ट एलिमिनेशन जैसे कि टट्टी उटी को, ये मतलब कि बेबी जो माँ की गर्भ में कर देता है, ओवम में कर देता है, तो ये बाहर करता है। और ये प्लेसेंटा का काम है। अम्बिकल कॉर्ड का बात करें तो ये ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स, गैसेज एंड वेस्ट। ये मतलब कि अम्बिकल कॉर्ड जो है वो ट्रांसपोर्ट करता है, ट्रांसफॉर्मेशन करता है न्यूट्रिएंट्स का और गैस एंड वेस्ट का। अम्बिकल कॉर्ड बिलोंग टू द फोइटस। अम्बिकल कॉर्ड जो होता है वो काफी बिलोंग होता है, मतलब कि वो फोइटस के काफी नजदीक होता है। Fetal placenta belong to the fetus whereas maternal placenta belong to mother। कि fetal placenta जो कि belong होता है वो fetus, जहां whereas maternal placenta जो कि maternal placenta और mother के बीच से ये काफी नजदीक होता है। आई होप आपको ये डिफरेंस काफी क्लियर हो गया होगा। आप बात करेंगे गैस्ट्रुलेशन क्या होता है। गैस्ट्रुलेशन ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द इनर सेल मास इनटू द गैस्ट्रुला। कि इनर सेल मास का ट्रांसफॉर्मेशन होने की प्रक्रिया को हम गैस्ट्रुलेशन बोलते हैं।
with 3 प्राइमरी और प्राइमरी जर्म लेयर इज कॉल्ड गैस्ट्रुलेशन। कि इनर सेल मास के ट्रांसफॉर्मेशन होने से जब 3 प्राइमरी जर्म लेयर का फॉर्मेशन हो जाता है, इस प्रोसेस को हम गैस्ट्रुलेशन बोलते हैं। और ये जर्म लेयर कौन कौन से हैं? जो कि फर्स्ट है वो एंडोमेट्रियम है, जो कि ये स्किन का फॉर्मेशन करता है, ब्रेन का फॉर्मेशन करता है, ग्लैंड का फॉर्मेशन करता है, और ये किडनी मैरो और ये हेयर नेल्स टीथ इटीसी का फॉर्मेशन करता है। बट जो मीजोडर्म होता है वो बोन का फॉर्मेशन करता है, कार्टिलेज का फॉर्मेशन करता है, मसल्स का फॉर्मेशन करता है, हार्ट का फॉर्मेशन करता है, और ब्लड का फॉर्मेशन करता है, एंड ब्लड वेसल्स का फॉर्मेशन मीजोडर्म करता है। और एंडोडर्म जो है वो डाइजेस्टिव ट्यूब और रेस्पिरेटरी ट्यूब का फॉर्मेशन करता है। आई होप आपको ये 3 जर्म लेयर काफी कंप्लीट हो गया होगा। आप बात करेंगे कि गेस्टेशन पीरियड क्या होता है। इट इज द ड्यूरेशन बिटवीन फर्टिलाइजेशन टू द पार्चुरेशन चाइल्ड बर्थ। गेस्टेशन पीरियड एक ऐसा पीरियड है जो कि फर्टिलाइजेशन से और पार्चुरेशन के दौरान लगने वाले समय को हम गेस्टेशन पीरियड बोलते हैं, जो कि ये 9 मंथ का होता है और 38 वीक का। और इसे हम ईयर में बात करें 266 डेज या 280 डेज फॉर द लास्ट मेंस्ट्रुअल, जो कि लास्ट मेंस्ट्रुअल होता है। इससे 9 मंथ या 38 वीक्स या 266 डेज या 280 डेज। इट डिवाइडेड इनटू 3 ट्राइमेस्टर, जो कि ये 3 ट्राइमेस्टर में डिवाइड हो गया। जो कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर है वो 3 मंथ का होता है। अगर वीक में देखें तो ये 12 वीक का होता है। जो कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर होता है वो 3 मंथ का होता है, और इसे हम वीक में देखें तो ये 12 वीक का होता है। अब देखेंगे इसमें क्या क्या फॉर्मेशन होता है। First month, the first sign of growing fetus may be noticed by the listening of a heart sound carefully through the stethoscope। कि फर्स्ट मंथ में साइन पता चल जाता है कि fetus का हार्ट साउंड को अगर हम सुन के पता कर सकते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल जो कि हार्ट बन चुका है। जिससे किससे आवाज सुनेंगे तो स्टेथोस्कोप से हम सुनेंगे। और सेकेंड मंथ में द fetus डेवलप लिम्स एंड डाइजेस्ट डिजिट्स लाइक फिंगर। और सेकेंड मंथ में fetus का लिम्स और डिजिट्स लाइक फिंगर इस चीज का फॉर्मेशन हो जाता है। अब थर्ड मंथ का अगर बात करें, द थर्ड मंथ बाय द एंड ऑफ 12 वीक्स, जो कि ये थर्ड मंथ होता है 12 वीक के एंड फर्स्ट ट्राइमेस्टर, मोस्ट ऑफ द मेजर ऑर्गन सिस्टम आर फॉर्म्ड। कुछ जो कि मेजर ऑर्गन सिस्टम है वो बन जाता है। जैसे कि एग्जांपल में देखें तो वो लिम्स आर एक्सटर्नल जेनिटलिया ऑर्गन आर वेल डेवलप्ड। कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर के लास्ट वीक में ये सब कुछ का फॉर्मेशन, जैसे कि एक्सटर्नल जेनिटलिया लिम्ब सब का फॉर्मेशन हो जाता है। आप बात करेंगे कि सेकेंड ट्राइमेस्टर कितने दिन का होता है, इसमें क्या क्या फॉर्मेशन होता है। सेकेंड ट्राइमेस्टर जो होता है वो 24 वीक्स का होता है। द फर्स्ट मोमेंट ऑफ द fetus एंड appearance of hair on the head are usually observed during the 5th month। और जो कि फर्स्ट मोमेंट होता है वो fetus का वो appearance मतलब कि दिखा जाता है वो 5th मंथ के। और इसमें हेड पे हेयर का भी फॉर्मेशन हो जाता है। बाय द एंड ऑफ 24 वीक्स, by the end of 24 weeks second trimester by the body is covered with fine hair। और सेकेंड ट्राइमेस्टर के एंड होने तक शरीर पे बाल का भी फॉर्मेशन हो जाता है। जैसे लैंग आई लाइट सेपरेट एंड आईलेसेस आर फॉर्म्ड, ये कुछ फॉर्मेशन हो जाता है। अब थर्ड ट्राइमेस्टर का बात करें तो थर्ड ट्राइमेस्टर
बाय द एंड ऑफ 9 मंथ, जो कि ये 9 मंथ के एंड होने के कगार पे आ गया है। प्रेगनेंसी ऑफ द फोइटस इज फुल्ली डेवलप एंड रेडी फॉर डिलीवरी, और जो कि प्रेगनेंसी जो था वो फोइटस का वो फुल्ली डेवलप हो गया है, अब वो रेडी है मतलब कि तैयार है डिलीवरी के लिए, पार्चुरेशन के लिए। अब बात करेंगे कि पार्चुरेशन क्या होता है। पार्चुरेशन को समझने के लिए कुछ टर्म्स को देखेंगे। द एवरेज ड्यूरेशन ऑफ ह्यूमन प्रेगनेंसी अबाउट 9 मंथ, कि जो एवरेज ड्यूरेशन होता है प्रेगनेंसी का वो 9 मंथ का होता है। क्या वो 9 मंथ का होता है, जिसे हम गेस्टेशन पीरियड बोलते हैं, इज कॉल्ड गेस्टेशन पीरियड। विगरस कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द यूट्रस एट द एंड ऑफ प्रेगनेंसी कॉजेज एक्सप्लोरेशन डिलीवरी ऑफ द fetus, जो कि विग्रस कॉन्ट्रैक्शन, जो कि काफी दर्दनाक कॉन्ट्रैक्शन मतलब घर्षण होता है यूट्रस में, द एंड ऑफ प्रेगनेंसी मतलब कि प्रेगनेंसी के एंड होने पे, एक्सप्लोजन डिलीवरी ऑफ द fetus, जब बेबी का डिलीवरी होने का समय जो होता है उसमें उस समय काफी यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शन होता है, मियोमेट्रियम में काफी कॉन्ट्रैक्शन होता है। दिस प्रोसेस ऑफ डिलीवरी ऑफ द fetus चाइल्ड बर्थ इज कॉल्ड पार्चुरेशन, और इसी प्रोसेस को हम पार्चुरेशन बोलते हैं। पार्चुरेशन इज इंक्लूड बाय ए कॉम्प्लेक्स न्यूरो इंडोक्राइन मैकेनिज्म। पार्चुरेशन जो है एक कॉम्प्लेक्स न्यूरो इंडोक्राइन मैकेनिज्म है। अब की नोट में देखते हैं कि ये क्या है। The signals for parturition originate from the fully developed fetus and the placenta, which induce mild uterine contraction called fetal ejection reflex। जो कि ये पार्चुरेशन का सिग्नल मिलता है वो कहाँ से ऑरिजिनेट होता है, जो कि ऑरिजिनेट होता है फोइटस के फुल्ली डेवलप होने के बाद प्लेसेंटा, जो कि इंड्यूस करता है यूट्रीन कॉन्ट्रैक्शन, जिसे हम फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स बोलते हैं। द फेटल इजेक्शन रिफ्लेक्स ट्रिगर रिलीज फ्रॉम द ऑक्सोटिन एंड मैटरनल पिट्यूटरी, और ये फेटल इजेक्शन रिफ्लेक्स का ट्रिगर जो है वो रिलीज करता है ऑक्सोटिन। ऑक्सोटिन एक्ट एज द यूट्रीन मसल्स एंड कॉजेज स्ट्रॉन्ग यूट्रीन कॉन्ट्रैक्शन। ये ऑक्सोटिन हार्मोन जो है वो ऑक्सोटिन सुई जो है वो जो कि वो यूट्रीन मसल में काफी तेज का कॉन्ट्रैक्शन होने के लिए मजबूर कर देता है, जो कि ये बेबी का पार्चुरेशन डिलीवरी होने में उतना काफी दिक्कत ना हो। The leads to expulsion of the baby out of the uterus through the birth canal parturition. Soon after the infant is delivered, the placenta also expelled out of the uterus. This lead to expulsion of the baby, कि जब बेबी का एक्सप्लूजन हो जाता है मतलब बाहर आने के कगार पे हो जाता है आउट द यूट्रस, जो कि यूट्रस से, जिसे हम बर्थ कैनाल बोलते हैं, इस यहाँ पे पार्चुरेशन सुन हो जाता मतलब पार्चुरेशन स्टार्ट हो जाता है आफ्टर इन्फेंट डिलीवर्ड। जब बेबी डिलीवर्ड हो जाता है मतलब कि वो माँ के ओम से यूट्रस से बाहर आ जाता है, तब प्लेसेंटा जो है वो एक्सपेल्ड कर देता है, एक्सपेल्ड आउट द यूट्रस, जो कि यूट्रस को एक्सपेल्ड कर देता है मतलब कि उतना देखता नहीं है। अब बात करेंगे कि लैक्टेशन क्या होता है। The mammary gland of the female undergo differentiation during pregnancy and start producing milk toward the end of pregnancy by the process called lactation। कि मेमरी ग्लैंड जो होता है फीमेल में, जो कि वो अंडरगो डिफरेंशिएशन, जो कि वो डिफरेंशिएशन करेगा कब, प्रेगनेंसी के दौरान, और वो स्टार्ट करेगा मिल्क का उत्पादन
का स्टार्ट कर देगा। टुवार्ड द एंड ऑफ प्रेगनेंसी, वो कब स्टार्ट करेगा? बनने का फॉर्मेशन हो जाएगा प्रेगनेंसी के ही दौरान, लेकिन वो जो मिल्क है वो कब सक्ड आउट हो जाए, मतलब कि वो ब्रेस्ट से बाहर आ जाएगा प्रेगनेंसी के एंड ऑफ प्रेगनेंसी होने के बाद। इस प्रोसेस को हम लैक्टेशन कहते हैं। आप बात करेंगे कि प्रोलैक्टिन जो होता है, प्रोलैक्टिन हेल्प इन सिक्रिएशन ऑफ मिल्क एंड ऑक्सोटिन हेल्प इन मिल्क लेट डाउन। जो कि प्रोलैक्टिन हार्मोन होता है वो हेल्प करता है मिल्क के सिक्रिएशन में, मिल्क के फॉर्मेशन में, और ऑक्सोटिन जो होता है वो हेल्प करता है मिल्क को लेट डाउन होने से, मतलब कि ब्रेस्ट से मिल्क को लेट डाउन होने से। दिस हेल्प द मदर इन फीडिंग ऑफ न्यू बॉर्न, और यह हेल्प करता है मदर जो कि न्यू बॉर्न बेबी को फीडिंग करता, मतलब कि ये पिलाती है। ब्रेस्ट फीडिंग स्तनपान, जिसे ब्रेस्ट फीडिंग को अगर हम हिंदी में देखें इसे हम बोलेंगे स्तनपान। ब्रेस्ट फीडिंग ड्यूरिंग द इनिशियल पीरियड ऑफ द इन्फेंट ग्रोथ इज रिकमेंडेड बाय डॉक्टर फॉर ब्रिंगिंग अप ए हेल्दी बेबी। और ब्रेस्ट फीडिंग जो कि है वो इनिशियल पीरियड, मतलब कि वो 6 मंथ तक डॉक्टर जो है वो एडवाइस करता है कि अगर हेल्दी बेबी अगर चाहिए तो आपको ब्रेस्ट फीडिंग कराना मतलब कि जरूरी है। और अगर ब्रेस्ट फीडिंग ना करवाइएगा तो बेबी का तो नुकसान होगा ही, लेकिन अगर आप ये सोचिएगा कि ब्रेस्ट फीडिंग अपने बेबी को ना कराए तो इससे हम ज़्यादा मजबूती हम में आ जाएगी, ये कुछ नहीं है, आपको ये ब्रेस्ट कैंसर भी होने का चांस हो जाता है। और ये ब्रेस्ट कैंसर जो होता है वो हम मतलब कि नेक्स्ट चैप्टर में ह्यूमन हेल्थ डिजीज में ये सब पढ़ेंगे। और जो कि फर्स्ट मिल्क रिलीज होता है आफ्टर बर्थ, जो कि बर्थ होने के बाद जो फर्स्ट मिल्क रिलीज होता है जिसे हम कोलेस्ट्रम बोलते हैं। क्या कोलेस्ट्रम बोलते हैं? जिसका कलर येलो होता है, कोलेस्ट्रम जो होता है जिसका कलर येलो होता है। आप बात करेंगे कि जो मिल्क में किस किस चीज का कंपोजिशन होता है, मिल्क में क्या क्या चीज प्रेजेंट रहता है। फर्स्ट ऑफ ऑल लैक्टोज तो 100% प्रेजेंट रहेगा, कैसीन रिच मिल्क में मिल्क प्रोटीन प्रेजेंट रहता है, फैट ऑलमोस्ट एब्सेंट रहता है, मिनरल्स प्रेजेंट रहता है। और मिनरल्स में कौन कौन से मिनरल प्रेजेंट रहता है, जैसे कि सोडियम, पोटासियम, फास्फोरस, कैल्शियम। और पुअर मतलब कि उतना आयरन जो है वो Fe+ वो उतना नहीं रहा, लेकिन विटामिन प्रेजेंट रहता। IgA एंटीबॉडी, पैसिव इम्यूनिटी भी इसमें प्रेजेंट रहता है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो कि एंटीबॉडी मिलता है वो किससे मिलता है? बेबी को मदर से मिलता है। और किस थ्रू? तो मिल्क के थ्रू बेबी को पैसिव इम्यूनिटी मिलता है। आई होप आपको ये चैप्टर ह्यूमन रिप्रोडक्शन जो कि मैं ये 4 लेक्चर में कंप्लीट किया हूं, और अगर आपको ये ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर आपको अच्छे से समझ आ गया होगा तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। आज एक और खुशी है कि हमारे चैनल का आज 52 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो गया है, और हम चाहेंगे कि जल्द से जल्द आप 100 सब्सक्राइबर कंप्लीट करवा दीजिए, जो कि हमें मोटिवेट होंगे। और आप ये सब्सक्राइबर जैसे जैसे बढ़ेगा उस तरह हमें मोटिवेशन मिलेगा। देन हम आपको और मेहनत काफ़ी हैंड रिटन नोट्स से हम आपको अच्छी तरह से समझाने का कोशिश करेंगे, और अपने बोर्ड एग्जाम में परचम आपको गाड़ देना है। आई होप आपको यह चैप्टर काफी क्लियर हो गया होगा। और अपने वाणी को हम यहीं पे विराम देते हैं और आपको धन्यवाद कहते हैं, जो कि आज मेरे चैनल पे 52 सब्सक्राइबर हो गया।